12th class. This is your business studies lecture, chapter number 5, organizing. We have completed planning. Now today we will start chapter 5, organizing. In planning, we have planned all the thing about the business, what we have to start, what we have to do, when we have to do, how we have to do and where we have to do. ये सारे questions जो हैं वो planning में answers हो गए. Now the organizing. When plan have laid down, जब सारे plans हो जाते हैं, objectives specified हो जाते हैं, the next stage is to organize. उसके बाद की stage होती है कि उन plans को organize करना, उन plan को start करना. Resources in a manner which lead to the accomplishment of the objectives. और फिर पूरे resources को इस तरह से इस manners में एक दूसरे के साथ specified करना कि organization accomplishment हो सके पूरे objectives का. A crucial issue in accomplishing the goals specified in the planning process is structuring the work of the organization to adapt to the dynamic business environment. Planning का main part क्या होता है कि पूरे जो organization है उसको इस तरह से सेटअप करना कि जो भी ऑब्जेक्टिव है किसी भी सिचुएशन में हमें ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके. So the management function organizing ensure that the efforts are directed toward the attainment of the goals. Management जो है वो ये डायरेक्ट करती है कि ऑर्गेनाइजिंग इंश्योर करे, एफर्ट्स करे पूरे कि जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव करे जाएंगे. सो पीपल वर्क, पूरे जो लोग हैं वो कोऑपरेटिवली कलेक्टिवली एक दूसरे के साथ काम करेंगे, वर्क करेंगे और जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसके गोल को अचीव करेंगे. दिस इज नोन एज ऑर्गेनाइजिंग. नाउ द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करना, कोई भी लेबर एक वर्क और ग्रुप ऑफ पीपल उनको अरेंज करना, उन्हें इस तरह से असाइन करना कि जो पूरा बिजनेस है मेंबर्स को अपने डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकें. बट बिजनेस में ऑर्गेनाइजेशन दो तरह से होता है, एक स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन होता है और एक प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन होता है. स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप्स ऑफ पर्सन कहलाता है जो एक दूसरे के साथ कलेक्टिवली वर्क करते हैं. बिजनेस में कोई भी प्रोडक्शन से रिलेटेड हो या किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, ग्रुप एक्टिविटीज होती हैं जिससे बिजनेस को गोल अचीव होता है, प्रॉफिट रिसीव होता है. और प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन वो प्रोसेस होता है कि जिस प्रोसेस में जिस स्टेप से ये सारे जो ग्रुप में ऑर्गेनाइजेशन के एक दूसरे के साथ कलेक्टिवली कंबाइन करे जाते हैं. इन कलेक्टिवली कॉम्बिनेशन के बाद फिजिकल, फाइनेंशियल, ह्यूमन जितने भी रिसोर्सेज हैं उन ऑर्गेनाइजेशन में उनको स्टैब्लिश करा जाता है, उनके बीच का रिलेशनशिप बनाया जाता है, उन्हें एफिशिएंटली और इफेक्टिवली यूज करा जाता है विदाउट एनी मिसयूज. और फिर ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ाई जाती है. दैट इज नोन एज प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन, जो एक प्रोसेस वाइज आगे बढ़ाया जाता है. Cherish the objective. It is mainly related to building up the structure of various interrelated parts. जो भी interrelated parts हैं एक दूसरे से रिलेशन में हैं वो सारे parts को बिल्डिंग अप करता है, उनका स्ट्रक्चर और वेरियस इंटररिलेटेड पार्ट्स का. दिस इज नोन एज और प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन. द ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफ टू टाइप्स, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन. नाउ द डेफिनेशन according to Theo Henman, organization is the process of defining and grouping the activities of the enterprise and establishing authority relationship among them. Overall, what is an organization? Organization एक पूरी sources जितने भी हैं, human being, material, land, labor, financial sources, raw material, labor, managers, एक building, machineries, ये सारे organization में जो collectively वर्क कर रहे हैं, जो प्लान बनाए थे बिजनेस के, उन प्लान के ऊपर वर्क करके ऑब्जेक्टिव्स, जो बिजनेस का गोल है, जो ऑब्जेक्टिव है उसे अचीव करने के लिए कलेक्टिवली वर्क करते हैं, एफिशिएंटली वर्क करते हैं और एक दूसरे के साथ इंटररिलेटेडली वर्क करते हैं. दैट होल वर्क इज नोन एज ऑर्गेनाइजेशन. ये एक ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है. जब एक प्लानिंग हो जाती है, आफ्टर दैट प्लानिंग जो ऑनर्स हैं, जो मैनेजर्स हैं, वो डिसाइड करते हैं कि अब जो प्लानिंग की गई है उसकी नेक्स्ट स्टेप में अब किस तरह से क्या ऑर्गेनाइज करा जाएगा, किस किस को उसके अंदर जॉब मिलेगी, किसको एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होंगे, कहाँ किस तरह से प्रोडक्शन करा जाएगा, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होगी, और कितने लेबर्स होंगे, कितने सुपरवाइजर्स होंगे, कितने मैनेजर्स होंगे. ये सारे सब डिसीजन करना, उन सबको कलेक्ट करना, उन सबको अरेंज करना to achieve the desired goal, to work the collectively. That whole work is known as the organization. Clear the meaning of organization? Now the objectives of organization.
ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के मेन ऑब्जेक्टिव्स या एम्स क्या होते हैं। मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट, मतलब ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से प्रोवाइड करना कि जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी कमोडिटी है जो मार्केट में सेल करना है, उसका प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, बट उसमें जो कॉस्ट है वो कम से कम लगे। तो कॉस्ट कम करने के लिए क्या होगा, टेक्नोलॉजीज यूज होंगी, मशीनरीज बाहर से इम्पोर्ट होंगी, ऐसी मशीनरीज जिसमें लेबर फोर्स कम लगेगी, वो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। अगर मशीनरीज इम्पोर्टेड नहीं होंगी, मशीनरीज टेक्नोलॉजी जो है पुरानी यूज होगी, तो लेबर फोर्स ज़्यादा लगेगी। लेबर फोर्स ज़्यादा लगाने से प्रोडक्शन ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं होगा, बट कॉस्ट ज़्यादा आएगी। तो ऑर्गेनाइजेशन को अपना इस तरह से मैनेज करना पड़ता है कि जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्शन हो सके और उसकी कॉस्ट जो है वो कम लगे। जब कोई भी प्रोडक्ट की कॉस्ट कम लगेगी, उसको बनाने में खर्चा कम आएगा, तो उसकी प्राइस जब रीजनेबल फिक्स हो, सपोज एक कमोडिटी है 50 रुपीज़ में तैयार हो रही है और उसकी सेलिंग प्राइस है 100 रुपीज़, तो 50 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है एक कमोडिटी में। अब वो कमोडिटी कितने टन्स में या कितनी क्वांटिटी, कितने यूनिट्स उसके मार्केट में सोल्ड होना है, तो उससे ऑर्गेनाइजेशन का ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अगर लेबर फोर्स ज़्यादा लगाएंगे तो वो एक पर्टिकुलर कमोडिटी जो है वो 50 की बजाय 80 रुपीज़ में बनेगी, तो 20 रुपीज़ का ही प्रॉफिट होगा। तो टेक्नोलॉजी यूज़ करना ये ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो और उसकी कॉस्ट जो है वो मिनिमम लगे, कम से कम लगे। इकोनॉमी इन टाइम एंड लेबर, दूसरा ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन का ये है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पहला स्ट्रेस, सबसे पहली प्रायोरिटी इस पे दी जाती है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का मैक्सिमाइजेशन कहाँ होगा, जहाँ पर टाइम और लेबर कम लगेगी। टाइम और लेबर कब कम लगेगी, जब टेक्नोलॉजीज का यूज होगा। अगेन जब मशीनरी होगी तो मशीनरी ज़्यादा तेजी से प्रोडक्शन करेगी इन कंपेरिजन टू लेबर। लेबर के कंपेरिजन में प्रोडक्शन तेजी से करेगी तो उसमें टाइम भी कम लगेगा और अमाउंट भी कम लगेगा। For this, adopter uses the available system and modern tools and equipment। आगे आप मॉडर्न टूल्स और मॉडर्न इक्विपमेंट को यूज करने से जो मशीनरीज हैं, टाइम और लेबर जो है वो कम लगेगा। लेबर की भी कम जरूरत होगी क्योंकि मशीनरी प्रोडक्शन कर रही है, वो मशीनरी प्रोडक्शन कर रही है, इसलिए प्रोडक्शन जो है वो भी जल्दी ज़्यादा तेजी से कम टाइम में होगा, तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो जाएगा और लेबर और टाइम भी कम लगेगा। टू इस्टेब्लिश हेल्थी रिलेशन बिटवीन लेबर एंड कैपिटल, जो भी कैपिटल है कि इन्वेस्टेड अमाउंट होता है, कैपिटल होता है जो पहला इन्वेस्टमेंट अमाउंट लगाया जाता है बिजनेस, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। तो कैपिटल जब लगाया जाएगा, बिजनेस स्टार्ट करा जाएगा, तो उसका रिलेशनशिप, एक रिलेशन लेबर और कैपिटल के बीच का रिलेशन जो है वो मेंटेन करके चलना कि लेबर फोर्स जितनी चाहिए उतनी हो, ज़्यादा ना हो। जो लेबर है उनको हर तरह से सपोर्ट प्रोवाइड हो, मोरली फिजिकली हर तरह से सपोर्ट हो, और कैपिटल जो है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा यूज ना हो। तो बिहेवियर साइंस फ्रॉम बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, तो ये साइंस जो है ये बिहेवियर स्ट्रक्चर करती है कि कैपिटल और लेबर का आपस में रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए। मैक्सिमम यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल है, लैंड, लेबर, मशीन, कैपिटल, मैन फोर्सेस, इक्विपमेंट, की जो कुछ भी अवेलेबल है उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज हो सके, उनका मिसयूज ना हो। कोई भी प्रोडक्ट ऐसा ना हो जो मिसयूज, सपोज लेबर जितनी है सब लेबर काम करे, उसमें कोई भी आइडल ना बैठे, जितने इक्विपमेंट्स हैं, जितनी मशीनरीज हैं, उसकी जितनी कैपेसिटी है वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से प्रोडक्शन करे। सपोज एक फॉर्म है, उसमें एक मशीनरी में 10,000 शूज़ बन सकते हैं, बट एक इंडस्ट्री 5,000 शूज़ ही बना रही है, तो उसका मैक्सिमम यूज़ नहीं हो रहा। उसका जितना यूज़ हो सकता है मैक्सिमम कैपेबिलिटी के हिसाब से, वेदर इट इज़ अ लेबर, वेदर इट इज़ अ मशीन, कोई भी चीज़ हो उसका मैक्सिमम यूटिलाइज करना, जो भी रिसोर्सेज फॉर्म में या ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल है। सर्विस मोटिव, द एम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड नॉट बी अर्निंग प्रॉफिट। ऑर्गेनाइजेशन का सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना ही एम नहीं होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन का ये एम भी होना चाहिए सर्विस मोटिव, कि सर्विस भी प्रोवाइड करे, कि जो प्रोडक्शन कर रहा है वो बेटर से बेटर क्वालिटी में प्रोड्यूस हो, ताकि कस्टमर्स तक या कंज्यूमर्स तक जो प्रोडक्ट पहुंच रहा है उनके लिए कोई हार्मफुल ना हो, वो बेटर क्वालिटी का उन तक पहुँच सके, उनकी सर्विसेज, उनकी डिमांड को पूरा करा जा सके, उनकी डिज़ायर्स को सेटिस्फाई करा जा सके। तो ऑर्गेनाइजेशन का सिर्फ प्रॉफिट अर्न करने का मोटिव नहीं होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव होना चाहिए टू प्रोवाइड द सर्विस टू द मैनकाइंड, जो लोग हैं उनको भी अच्छे से सर्विस प्रोवाइड करना। सो दीज आर दी
ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के ये ऑब्जेक्टिव्स थे। नाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मेरिट्स, एडवांटेज, इम्पोर्टेंस, जो भी आप समझ लें। ऑर्गेनाइजेशन के क्या फायदे हैं बाकी सबके लिए। फर्स्ट, हेल्प्स इन एडमिनिस्ट्रेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्यों करा जाता है? कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत हेल्प होती है। पूरे मैनेजमेंट और उनके मैनेजमेंट के ऑपरेशंस डिसाइड करता है बाय प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क, इफेक्टिव डेलीगेशन। ये पूरी तरह से डिवाइड करता है वर्क को, अथॉरिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज देता है। ऑर्गेनाइजेशन किसकी क्या अथॉरिटी है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देन यूनिटी ऑफ कमांड एंड डायरेक्शन, के जो भी कमांड करी जा रही है वो सही से करी जा रही है और जिस डायरेक्शन में करी जा रही है उसी डायरेक्शन में लोग वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्लियर जॉब डेफिनेशन, सबकी जॉब क्लियर है, कौन किस पोस्ट पे अपॉइंट हुआ है, किसकी क्या कैपेबिलिटी है, क्या क्वालिफिकेशन है, उसके अकॉर्डिंग किसको क्या जॉब दी जाए। देन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स रिस्पॉन्स ऑफ द रूटीन ड्यूटीज एंड मेक देम रिस्पांसिबिलिटी ऑफ लोअर रिलेटेड पोजीशन। और उसके बाद जो बाकी लोग हैं सबकी ड्यूटीज को फिक्स कर देना, उनकी पोस्ट को फिक्स कर देना। देन डू द जॉब। उसके बाद सबकी जॉब फिक्स करके और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है अथॉरिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज लोअर मैनेजमेंट को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देना। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ स्पेशलाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में क्लियर डिवीजन ऑफ वर्क। ऑर्गेनाइजेशन क्या है? डिवीजन ऑफ वर्क को क्लियर कर दिया है। इससे क्या हो रहा है कि हर जॉब पे जो असाइन करा गया है एक पर्सन, सबको एक स्पेशलाइज्ड जॉब दे दी गई है। स्पेशलाइज्ड जॉब इन द सेंस जो जिस चीज़ की कैपेबल है उसे उस चीज़ की जॉब दी गई है। सपोज कोई प्रोडक्शन के कैपेबल है तो उसे प्रोडक्शन का हेड बना दिया, जो प्रोडक्शन कर सकता है उसे सुपरवाइजर बना दिया, जो डिसीजन अच्छे ले सकता है या डायरेक्शन अच्छे दे सकता है, जो वर्क अच्छे से कर सकता है, मशीनरीज, टूल्स और इक्विपमेंट को अच्छे से समझ सकता है तो उसको लेबर फोर्स पे रख दिया। राइट, इसी तरह से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, सपोज ये हमारा स्कूल है, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। अब कौन किस चीज़ में कैपेबल है उस चीज़ की फैकल्टी बना दी गई, कौन मैनेजर में, कौन कैशियर में। सो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक स्पेशलाइजेशन में हेल्प करता है। स्पेशलाइजेशन जिस चीज़ में स्पेशलाइज है उसे उसी के हिसाब से जॉब देना। जब एक स्पेशलाइज पर्सन अपनी फील्ड में जॉब करेगा तो वो एक एफिशिएंट और इफेक्टिव वे में परफॉर्म करेगा। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। No duplication of the work. Proper organization helps in avoiding duplication of work and overlapping in responsibilities among various relationships between various sections of the enterprise. It is because particular jobs are assigned to particular person. Proper organization जो है वो avoid कर रहा है वर्क को डुप्लीकेट, मतलब एक ही वर्क एक काम कर रहा है, सेम वर्क किसी और से भी करवा रहा है। तो ये तकरीबन ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, एक स्पेशल पर्सन है जिसको उसके हिसाब से जॉब दे दी गई। अब एक पर्टिकुलर वर्क एक पर्टिकुलर इंसान को असाइन कर दिया गया, अब वो अपना काम अपने हिसाब से करेगा। अब उसे कोई दूसरे पर्सन को वो जॉब नहीं दी जाएगी जिसमें कंफ्यूजन हो, कोई कंफ्यूजन नहीं होता। तो पर्टिकुलर जॉब पर्टिकुलर पर्सन को जब असाइन करी जाएगी तो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग अलग होंगी और जब हर पर्सन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से काम करेगा तो उसमें हमारा वर्क का कोई डुप्लीकेशन नहीं होगा, ओरिजिनल वर्क जो है वही प्रोवाइड होगा ऑर्गेनाइजेशन में। इजी कम्युनिकेशन। इजी कम्युनिकेशन, इजी एंड स्मूथ कम्युनिकेशन जो है बेसिस होता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का। ऑर्गेनाइजेशन में अगर जो मैनेजर्स हैं बड़े बड़े और जो भी डायरेक्टर्स हैं कोई भी हैं, अगर वो अपने एम्प्लॉयज़ से सही तरह से कम्युनिकेट नहीं करेंगे, एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम्स को नहीं सुनेंगे या उनके जो डिसीजंस हैं उन्हें नहीं सुनेंगे, उनके आइडियाज़ उनके सजेशंस नहीं सुनेंगे तो उनके लिए बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा एम्प्लॉयज़ के लिए कि वो वर्क कर सकें। तो एक इजी कम्युनिकेशन मेंटेन करना भी ऑर्गेनाइजेशन का मेन वर्क है कि एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को सुनकर उसको सॉल्व कर सकें। Easy and smooth communication is the core of organization. Organization provide channels of communication which indicate as to who will communicate with whom and on what subject. Organization क्या है? चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बनाता है जिसमें ये डिसाइड करा जाता है कि कौन किससे कम्युनिकेट करेगा। सपोज जो लेबर फोर्स है वो अपने सुपरवाइजर से कम्युनिकेट करेगी, सुपरवाइजर
कम्युनिकेट कर सकता है और किस सब्जेक्ट पे कम्युनिकेट कर सकता है, ये पूरे चैनल्स बनाए हैं ऑर्गेनाइजेशन ने। सुपीरियर कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने सबऑर्डिनेट के साथ, लेटर देयर पार्ट कैन बी कम्युनिकेट, उनके प्रॉब्लम्स जो है वो अपने सुपीरियर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट फंक्शंस जैसे प्लानिंग है, डायरेक्शन है, ये जो है स्मूथ कम्युनिकेशन को प्रोवाइड करता है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन, ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन मीन्स ओनली परमिटेड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर द रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ। ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन का होता है कि किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाया जाए, किस तरह से उसको डाइवर्सिफाइड या डिपार्टमेंट को डाइवर्सिफिकेशन किस बेसिस पे होगा, सैलरी बेसिस पे। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है स्टाफ का रिक्रूटमेंट डिसाइड करता है कि किस किस को सिलेक्ट करा जाएगा, फिर किसकी क्या अथॉरिटी दी जाएगी, किसकी क्या किसके साथ कोऑर्डिनेट एक्शन होगा, किसको कंट्रोल करेगा, ये सारा कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बना देता है। उस स्ट्रक्चर पे काम होना है, किसको क्या किस पोस्ट पे अपॉइंट करना है, किसको कितनी सैलरी है, कितना वेजेस देना है, या किसको रिक्रूट करना है किस पोस्ट पे, ये सब ऑर्गेनाइजेशन में होता है। इससे क्या हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन से जो बिजनेस है उसकी ग्रोथ हो रही है और उसकी डाइवर्सिफिकेशन हो रही है, क्लैरिफिकेशन हो रही है। एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट, जो भी न्यू इम्प्रूवमेंट आ रहे हैं टेक्नोलॉजीज में, रैपिडली एडवांस वर्ल्ड जो है वो तेजी से चेंज हो रहा है, नई नई इक्विपमेंट्स आ रही हैं, मॉडर्न मशीनरीज आ रही हैं, लेबर फोर्स की वैल्यू अब कम होती जा रही है, राइट। सारा कुछ प्रोडक्शन जो है वो मशीनरी के थ्रू हो रहा है, क्वालिटी बेटर हो रही है, प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है। तो इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू यूज द मॉडर्न टेक्निक्स फॉर देयर प्रोडक्शन। ओनली एन इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन कैन बी एबल टू फोरसी सच चेंजेस एंड बी प्रिपेयर टू फेस देम। और जो रियल ऑर्गेनाइजेशन होगी, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन होगी, वो ये सारे चेंजेस को फेस करेगी कि क्या चेंज आ गए और उन चेंजेस को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में प्रिपेयर करेगी, किस तरह से उन चेंजेस को हमें फेस करना, किस तरह से चेंजेस पे हमें वर्क करना है और बिजनेस को ग्रोथ करना है आगे जाके। स्टिमुलेट्स क्रिएटिविटी, साउंड ऑर्गेनाइजेशन स्टिमुलेट्स इंडिपेंडेंट क्रिएटिव थिंकिंग एंड इनिशिएटिव by providing well-defined areas of work with broad latitude of the development of new and improved ways of doing things। क्रिएटिविटी को स्टिमुलेट करता है, क्रिएटिविटी को आगे बढ़ाता है ऑर्गेनाइजेशन। साउंड ऑर्गेनाइजेशन जो है इंडिपेंडेंट क्रिएटिव थिंकिंग के एंड इनिशिएटिव प्रोवाइड, ये वेल डिफाइंड एरियाज बताते हैं कहाँ पर वर्क करना है, ब्रॉड एटीट्यूड उसका, और नई नई टेक्नोलॉजीज का कहाँ कहाँ डेवलपमेंट हुआ उसको किस तरह से हम यूटिलाइज करा जा सकता है, या जो भी कुछ वर्क या प्रोडक्शन एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है, अब डिमांड के अकॉर्डिंग उसको कैसे चेंज करा जाए, दैट इज नोन एज क्रिएटिविटी। प्रिवेंट्स करप्शन, साउंड ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन जो होना चाहिए अकॉर्डिंगली, उसमें कहीं भी करप्शन की जगह नहीं होना चाहिए। हर डायरेक्टर हो उसमें, या सुपरवाइजर हो, या लेबर हो, या एम्प्लॉयर हो, ऑनर हो, सब जो है वो अपना काम अपने वे में करें, वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के लिए करें, पब्लिक को सर्विस मोटिव के लिए करें, तो उसमें करप्शन की कोई जगह नहीं होना चाहिए। इफ देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन, एवरी पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का हर पार्ट, कोई सा भी डिपार्टमेंट, कोई भी एम्प्लॉयर, सब जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं, तो एंटरप्राइज में करप्शन कहीं से भी नहीं आएगा, करप्शन कहीं से भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। बैलेंस एंड ऑल राउंड डेवलपमेंट, एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में सारी ऑर्गेनाइजेशन, सारी एक्टिविटीज जो है वो पूरी तरह से बैलेंस्ड होना चाहिए, और पूरे एम्प्लॉयज जो है अपनी ड्यूटीज विदाउट एनी इंटरप्शन, मतलब एक बार एम्प्लॉय को उनकी ड्यूटीज असाइन कर दी गई तो फिर वो अपनी ड्यूटी अपने हिसाब से करें। बार बार अगर उसमें मैनेजर्स का या ऑनर्स का इंटरप्शन होगा तो ड्यूटी जो है एफिशिएंट वे में परफॉर्म नहीं हो सकेगी, जिसका नुकसान ऑर्गेनाइजेशन को ही बेयर करना पड़ेगा। तो बैलेंस और जो भी डेवलपमेंट है उसको पूरी तरह से एम्प्लॉय करना, सिस्टमेटिक वे बनाना कि एम्प्लॉय अपनी ड्यूटीज विदाउट इंटरप्शन आगे बढ़ा सके। प्रोडक्शन मार्केटिंग कैन बी बैलेंस, जिससे इनकम और एक्सपेंडिचर को बैलेंस करा जा सके। जितनी मार्केटिंग हो रही है, प्रोडक्शन डिमांड के हिसाब से हो और उसकी सप्लाई भी पूरी हो, तो मार्केटिंग के हिसाब से जब प्रोडक्शन होगा तो इनकम और एक्सपेंडिचर जो है वो बैलेंस हो जाएंगे। दिस विल गिव अ बैलेंस इन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस। इससे क्या होगा, बैलेंस मिलेगा, वो बिजनेस की ऑल राउंड डेवलपमेंट होगी। नाउ वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स अवॉइडेड, जो भी वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स है ऑर्गेनाइजेशन, साउंड ऑर्गेनाइजेशन ऐसा होना चाहिए कि जो भी वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स है, बहुत से ऐसे खर्चे हैं कि जिनके
कम्युनिकेशन नहीं होगा क्योंकि डिफरेंट जॉब्स असाइन टू डिफरेंट पर्सन्स। ईजी कम्युनिकेशन होगा तो कोई भी लेबर की स्ट्राइक्स लॉकआउट्स नहीं होंगे। ग्रोथ और डाइवर्सिफिकेशन होगा तो सबकी रेम्यूनरेशन रिक्रूटमेंट सब पहले फिक्स कर दिया जाएगा, कोई किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। नई टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट होंगी तो कॉस्ट जो है प्रोडक्शन की ज़्यादा नहीं आएगी। क्रिएटिविटी होगी तो क्रिएटिविटी में नए प्रोडक्ट जो उसकी सेल ज़्यादा होगी, स्टॉक नहीं बचेगा। करप्शन नहीं होगा तो एफिशिएंटली ऑर्गेनाइजेशन आगे वर्क करेगी। बैलेंस और ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा तो सबको जब बैलेंस और ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा, कोई वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स नहीं होगा, तो एक साउंड ऑर्गेनाइजेशन जब सारी चीज़ों को अच्छे से मेंटेन करेगी तो एक बिजनेस में ये सारी इंपॉर्टेंस है, ये सारे बिजनेस में मेंटेन होगा, जिससे बिजनेस को अपना गोल अचीव करने में, प्रॉफिट रिसीव करने में या अपने बिजनेस को सर्वाइव करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा ऑर्गेनाइजेशन। सो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नाउ the steps in the process of organizing. स्टेप्स इन दी प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। अब जो ऑर्गेनाइजिंग करी जाती है, ऑर्गेनाइजेशन करा जाता है, अभी बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ, बट अब उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या क्या ऑर्गेनाइज करेंगे उसकी स्टेप्स। जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर अपनी डेली लाइफ के हिसाब से एग्जांपल लेते हैं, जैसे पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं हम, तो एक पार्टी की प्लानिंग तो हो गई, क्या क्या करना है। अब उसकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए पहले हम प्लेस की फिक्स करते हैं, किस किस को इन्वाइट करना है, क्या क्या मेन्यू रखना है, कौन किस चीज़ को, कौन खाने के ऊपर ध्यान देगा, कौन मेहमानों पे ध्यान देगा, या क्या क्या चीज़ ऑर्गेनाइज करना है, डेकोरेट किस तरह से करना है। ऑल दीज थिंग्स आर ऑर्गेनाइजेशन। सिमिलरली एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है। जब एक बिजनेस स्टार्ट करा जाता है, जब पूरी प्लानिंग हो जाती है, तो ऑर्गेनाइजेशन में सब स्टेप्स होती हैं कि पहले जो है पूरा सब डिसाइड होता है। पहले लैंड, मीटिंग, मटीरियल जो भी चाहिए वो आ गया, देन किस किस को अपॉइंट करना, अपनी स्टाफ बनाना, ऑर्गेनाइजेशन में पूरा सब ऑर्गेनाइज करा जाता है। नाउ दी स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब यही ऑर्गेनाइजेशन में क्या स्टेप्स हैं, प्रोसेस हैं। फर्स्ट, objectives and divisions of work. This is the first and foremost step of organization. The principal objective must invariably be well defined. In addition, subsidiary objectives should also be decided. The job should be by different functions. Function may be called production, financing, marketing, staffing, etc. Division of work मतलब सबको अलग अलग वर्क डिवाइड कर देना। ये पहली स्टेप है, ये पूरी तरह से डिफाइन करी गई है। और सब्सिडियरी ऑब्जेक्टिव जो है मतलब दूसरे ऑब्जेक्टिव जो अचीव करना है, मेन ऑब्जेक्टिव तो प्रॉफिट अर्निंग है, उसके अलावा जो ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, क्या क्या काम, कितना प्रोडक्शन करवाना है, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। कहाँ से फाइनेंस अरेंज करना है, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। कितनी लेबर फोर्स, कितने हमें एम्प्लॉयर्स चाहिए, एम्प्लॉयज़ चाहिए, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। तो बीच के जो स्ट्रक्चर ऑब्जेक्टिव है वो भी पहले एक लिस्ट बना लेना कि हमें ये सारी चीज़ लिस्ट में चाहिए। फिर उसके बाद जितने लोगों को रिक्रूट करा गया है, जितने लोगों को जॉब दिया गया है, उनको डिवाइड करना उनके फंक्शन में। जैसे फंक्शन जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग होता है, सबकी स्टाफिंग करना, कौन किस डिपार्टमेंट में जाएगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जाएगा। बिजनेस एक्टिविटीज़ को डिवाइड कर दिया जाता है कैटेगरीज में, अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड अलग अलग बना दिए जाते हैं। तो फिर जिनको अपॉइंट करा जाता है उनको उनके डिपार्टमेंट में जॉब दे दी जाती है। दिस इज नोन एज डिवीजन ऑफ वर्क। द सेकेंड वन इज ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज। The activities are classified under various categories. Activities जो है वो अलग अलग कैटेगरीज में आती हैं। Similar activities are grouped together. जो एक ही तरह की एक्टिविटीज होती हैं, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट में कोई भी कैशियर वो कलेक्ट कर रहा है कैपिटल कहाँ से लेना है, एक जो इंटरेस्ट जो है वो दे रहा है, कौन सा इक्विटी शेयर कैपिटल है, कौन सा प्रेफरेंस है, उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट सबका डिवाइड कर रहा है। एक है एंट्री करने वाला जो सारी चीज़ों की एंट्री कर रहा है। एक तो ये सारा जो है एक ही डिपार्टमेंट में, सिमिलर एक्टिविटीज़ के जो लोग उन्हें एक ही डिपार्टमेंट में डाल देना। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एक हेड होगा जो पूरा सुपरवाइज करेगा प्रोडक्शन किस तरह से होना है, लेबर से जो मशीनरीज को यूटिलाइज करना है, रॉ मटेरियल उसके अंदर डालना, प्रोडक्ट बाहर निकालना, फिर उसकी ब्रांडिंग
आ जाएंगे, जो उनके एजेंट्स हैं जो एक जगह से दूसरी जगह उनका प्रोडक्ट ले जा रहे हैं वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में आ जाएंगे। सो ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज मतलब कि एक्टिविटीज डिवाइड कर लेना, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना लेना, फिर उन अलग अलग डिपार्टमेंट में किसको क्या जॉब प्रोवाइड करना है। जो एक ही एक्टिविटी कर रहे हैं एक डिपार्टमेंट में उनको दे देना, जो दूसरे तरह की एक्टिविटी कर रहा है उनके डिपार्टमेंट में उनकी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग जॉब असाइन करना। Anything related to production may be grouped under production department. Different department also coordinate their activities, different levels of management. और हर डिपार्टमेंट का लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो हमने पढ़ा था वो अलग होता है। लेवल प्रोडक्शन का लेवल अलग होगा, फिर उसका मिडिल सुपरवाइजर और लोअर में लेबर आ गया। इसी तरह के हर डिपार्टमेंट का तीनों लेवल्स होते हैं मैनेजमेंट में। हर डिपार्टमेंट इन ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन में जो मेन डायरेक्टर्स हैं वो टॉप लेवल पे आएंगे, जो हमारे हेड्स हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड वो मिडिल मैनेजमेंट में आएंगे, और जो सबके लेवल जो सब अंडर में काम कर रहा है दैट इज लोअर मैनेजमेंट। नाउ एलोकेशन ऑफ वर्क और डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिविटीज, डिवीजन कर दिया वर्क का, अब उसके बाद वर्क ग्रुपिंग कर दिया, कौन किस ग्रुप में परफॉर्म कर रहा है, किसके अंडर परफॉर्म कर रहा है। अब वर्क को एलोकेट करना, एक्टिविटीज डिफाइन करना, क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप के बाद दूसरी स्टेप होती है सच पर्सन अलग अलग वेरिएबल जॉब्स के लिए अपॉइंट करना। एक्सपर्ट जो है वो हायर उसके लिए हेड डिपार्टमेंट के लिए एक्सपर्ट्स को अपॉइंट करा जाता है। पर्सन जो है फुल रोल के लिए फुल टाइम जॉब, किसी को पार्ट टाइम जॉब दी जाती है। आइडिया इज अपॉइंट स्पेशलिस्ट ऑन डिफरेंट जॉब्स, हर जॉब के लिए एक स्पेशलिस्ट को अपॉइंट करना जो अपनी फील्ड में स्पेशलाइज्ड वे में ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ा सके, दैट इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मतलब अगर किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कुछ अथॉरिटीज भी दी जाती हैं, कुछ जिम्मेदारियां दी गई हैं, तो जिम्मेदारियों के साथ उनको कुछ राइट्स भी होते हैं कि वो उनको पूरा कर सकते हैं या करवा सकते हैं। सो इट इज इम्पॉसिबल टू कैरी आउट एक्टिविटीज विदाउट अथॉरिटी। अ पर्सन विल बी एबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटी ओनली व्हेन ही इज गिवन adequate authority required for their job. If the work is assigned without delegating authority, it will be meaningless. कोई भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए पर्सन को अथॉरिटी देना बहुत ज़रूरी है। किसी भी इंसान के लिए ये मुश्किल है कि वो अगर किसी जॉब उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं कर सकता जब तक उसे उसके लिए कुछ अथॉरिटीज ना दी जाए। सो इट इज़ मस्ट फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अथॉरिटीज दोनों एक साइड असाइन करी जाएं। टॉप मैनेजमेंट जो है लोअर मैनेजमेंट को कुछ अथॉरिटीज देगा। पर्सन कैन बी मेड अपना वर्क में व्हेन ही इज गिवन रिक्वायर्ड अथॉरिटी टू, अब वो कोई काम कर रहा है तो अपने काम अपने हिसाब से भी कर सकता है। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा साथ चलती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है अथॉरिटी नहीं दी गई है तो बेकार है। अथॉरिटी दे दी गई, सपोज अब कोई खाली ऑर्डर कर रहा है काम कुछ नहीं कर रहा तो वो भी बेकार है। अगर किसी के पास अथॉरिटी है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले किसी चीज़ की, और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसको थोड़ी सी अथॉरिटीज भी देना जरूरी है। कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस एक्टिविटीज इन रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, अलग अलग एक्टिविटीज के बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है, और रिपोर्टिंग रिलेशनशिप एक दूसरे के बीच में एक दूसरे के बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देना भी जरूरी है। वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस हैव टू बी कोऑर्डिनेटेड टू अचीव द ओवरऑल गोल्स ऑफ द बिजनेस। अलग अलग एक्टिविटीज जो है सबका मेन मकसद क्या होना चाहिए, बिजनेस के गोल्स को अचीव करना। कुछ सेंट्रल एजेंसीज हैं जो कोऑर्डिनेट कर रही हैं एक्टिविटीज में अलग अलग सेगमेंट में बिजनेस के। नाउ मेंटल रेवोल्यूशन, सॉरी कोऑर्डिनेशन में हर इंडिविजुअल को पता होना चाहिए कि उसे अपने ऑर्डर्स किससे लेना है और अपना काम करके किसके हाथ में देना है। अगर क्लियर कट रिलेशनशिप नहीं होगा सुपरवाइजर्स और सबऑर्डिनेट के बीच में तो जो अंडरटेकिंग है वो एफिशिएंटली मैनेज नहीं हो सकती। नाउ मेंटल रेवोल्यूशन, मेंटल रेवोल्यूशन मतलब किसी को मेंटली मोटिवेट करना बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। The management and workers both must develop a cooperative rather than an antagonistic attitude towards each other. It involves a complete mental revolution, the attitude of the workers toward their work, their fellow men and their supervisor. Management और worker के बीच में एक अच्छा relationship होना चाहिए, एक ऑनर के बीच में कि वो सामने वाले की प्रॉब्लम को भी सुने, तो उससे क्या होगा, कंप्लीट मेंटल रेवोल्यूशन होगा। वर्कर अपने वर्क को अच्छे से दिल से परफॉर्म करेंगे, फेलो मैन सुपरवाइजर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकेंगे। तो it also involves a complete mental revolution in the attitude of managers towards their fellow men. Complete mental revolution होगा फेलो मैन के बीच में, वर्कर्स एंड द वेज इन व्हिच दे हैंडल देयर डे टू डे प्रॉब्लम, वर्कर के बीच में कि वो किस तरह
सॉर्ट आउट करेंगे। टेलर ने बताया है विदाउट मेंटल रेवोल्यूशन साइंटिफिक मैनेजमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। मेंटल रेवोल्यूशन के बिना साइंटिफिक मैनेजमेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकती। मेंटल रेवोल्यूशन कोई भी जो एम्प्लॉय है वो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा है तो उसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए अपने ऑनर्स के साथ या अपने एम्प्लॉयर्स के साथ। अगर कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं होगा तो वो अपने वर्क पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, राइट। उनकी प्रॉब्लम्स अगर सॉल्व नहीं होंगी तो वो बिजनेस के गोल को भी नहीं देखेंगे, वो सिर्फ अपनी सैलरी लेंगे और घर चले जाएंगे, राइट। सो इट वॉज अ मेंटल रेवोल्यूशन कि अगर अच्छे से कम्युनिकेशन हो, जो भी एम्प्लॉयर्स हैं, जो लेबर्स हैं, उनके सुपरवाइजर फेलोमैन जो है वो एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो, जिससे क्या होगा कि उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट आउट होंगी और वो भी पूरा इंटरेस्ट लेके अपने काम में वर्क परफॉर्म करेंगे टू अचीव दी ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ऑर्गेनाइजेशन का जो भी गोल है उसको अचीव करने में ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के लिए वर्क करेंगे। सो दीज आर दी स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें डिवीजन ऑफ वर्क को डिवीजन करना, एक्टिविटीज को ग्रुप करना, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी को मेंटेन करना, कोऑर्डिनेट करना, मेंटल रेवोल्यूशन करना, ये सारी स्टेप्स हैं। इन स्टेप्स को परफॉर्म करके कोई भी बिजनेस की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत अच्छी हो सकती है। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। दिस इज इनफ फॉर टुडे। थैंक यू।